साथियों साथियों ये पेपर बीपीएससी टीआरई 1 हिस्ट्री का पीजीटी का पेपर है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन है और इसका मैं डिटेल्स में आप लोग को एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें आप लोग और कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आए वो आपका नहीं फंसे, और कहाँ से आपको क्या चीज़ें पढ़ना है वो भी मैं डिटेल में बता दूंगा। आप लोग जानते हैं कि मैं टीजीटी सोशल साइंस का और 6 to 8 सोशल साइंस का मैं पूरा डिटेल में करा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम लोग पीजीटी हिस्ट्री वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है टीजीटी सोशल साइंस जिनका हिस्ट्री होगा और पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको डिटेल्स में ज़रूर देखिए और अपना कमेंट जो है ज़रूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ही आपका फीडबैक मुझे मिलता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिंध घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। और इसमें आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है कि जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो का 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। चन्हुदड़ो शायद आरसी मजूमदार थे, उन्होंने किया था। और फिर क्या पढ़ना है आपको कि हड़प्पा में क्या मिला था, तो हड़प्पा में आप लोगों का जानते हैं कि जो सड़क था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर जो है मोहनजोदड़ो में और कौन कौन सी चीज़ मिली थी, तो एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो इम्पॉर्टेंट है आपके मोहनजोदड़ो के लिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। चन्हुदड़ो में मनके के कारखाने थे, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स में मैं दिखा चुका हूँ क्विक रिवीजन में, आप लोग वहाँ से अगर कवर कर लेंगे तो इतना क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन से लगभग 4-5 क्वेश्चन आप लोग निकालने का कोशिश करिए ऑप्शन से, यही पढ़ने का अच्छा तरीका होता है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? आप लोगों को पता है कि वेदों में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में देख लीजिएगा कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सब के जो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ये सब आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। सामवेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत या प्रार्थनाओं से संबंधित है। सामवेद किससे? संगीत से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से। और अथर्ववेद कर्मकांड से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण देवता आपके इंद्र थे, इनके लिए कितने श्लोक हैं? 250। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि इंद्र के लिए कितने कितने जो है श्लोक हैं, तो 250 हैं। उसके बाद में कौन इंपॉर्टेंट है? तो अग्नि देवता हैं। अग्नि देवता के लिए कितने सूक्त हैं? दूसरा प्रमुख देवता आपका कौन है? अग्नि है। अग्नि किससे संबंधित है? तो 200 सूक्त स्रोत उनके लिए हैं, यानी श्लोक। फिर जो है सूर्य और वरुण, सूर्य का आप जानते हैं, वरुण को नैतिक देवता माना जाता था, यानी नैतिकता के देवता कौन थे? तो वरुण को माना जाता था, आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ आपके 23वें थे और 24वें कौन थे? महावीर। अब ऋषभनाथ के बारे में, आप ऋषभ देव के बारे में और चीज़ें देख लीजिएगा। ऋषभनाथ ही बोलिए चाहे ऋषभ देव, देखिए इन लोगों से संबंधित जो आपका चिन्ह है, प्रतीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो इनके सिद्धांत थे, जैसे पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिया था और उसमें एक ऐड किया था ब्रह्मचर्य, वो कौन ऐड किया था? महावीर स्वामी। तो महावीर ने 5 दिया और पार्श्वनाथ ने 4 दिया था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं दिखा चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है आप लोग उससे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पार्श्वनाथ सर्व से जो है संबंधित थे, शायद देख लीजिएगा एक बार, पार्श्वनाथ शायद सर्व से संबंधित है। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अब देखिए पहला RBP के ऐसे याद रखिएगा, इसका मैं बताया हूँ 4 हुए थे आपके बौद्ध सभा। RBP के 4 हुए थे, पहला राजगिरे, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर यानी कुंडलवन कश्मीर। ऐसे जो है इसके शासक का भी नाम याद रखिएगा कि कौन जो है किस सभा का मतलब राजा था उस समय, शासक कौन था।
तो एके चार हुआ था, एके याद रखिएगा, पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, इतना जो है आपको याद रखना है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब मेगस्थनीज के बारे में देख लीजिए, मेगस्थनीज की रचना क्या है? इंडिका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है मेगस्थनीज आया कहाँ था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो था वो 606 ईस्वी से शुरू होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनका शासनकाल 7वीं शताब्दी में था। और ऑप्शन क्या दिया है? चौथी, पाँचवीं, छठी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीजीटी हिस्ट्री में भी आया था और टीजीटी सोशल साइंस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। चोल काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर क्वेश्चन पूछता है तो चोल काल से पूछता है। चोल काल का शासनकाल इंपॉर्टेंट भी रहा है। तो चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। आप लोग जानिए, स्थानीय स्वशासन। चोल काल में कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंट हैं? तो एक तो राजराज प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लीजिएगा। एक राजेंद्र प्रथम, दोनों के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता है 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी मोहम्मद गोरी से। आप लोग को पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान को लगा कि मोहम्मद गोरी डर कर भाग गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपना मजबूत कर रहा था पूरा सैनिक संगठन को, और फिर जो है दोबारा आक्रमण किया और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराया। फिर जो है इसी में एक इम्पॉर्टेंट है 1194 का चंदावर का युद्ध बोलते हैं उसको। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, जयसिंह और इसके बीच में हुआ था। जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में हुआ था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और जयचंद हार गया था। इसी के बाद में 1194 ईस्वी में समझ लीजिए संपूर्ण रूप से इनका कब्जा हो गया था। और फिर 1206 ईस्वी में आपका दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा एक बार। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? आप लोग गुलाम वंश अगर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे जो है शासन व्यवस्था बनती है। जैसे कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर जो है उसके बाद में आराम शाह आ जाता है कुछ दिन के लिए, फिर इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज रहता है, ये रजिया का भाई रहता है, लेकिन शासन व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं चला पाता है। और फिर जो है दिल्ली के जो अमीर रहते हैं, उमरा वर्ग बोलते हैं, वो लोग किसको बुलाते हैं? रजिया सुल्तान को, और चाहते हैं कि रजिया सुल्तान जो है यहाँ की शासक बने, और शासक बनती भी है। तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में रजिया आती हैं, यानी इल्तुतमिश के जस्ट बाद में रुकनुद्दीन फिरोज आता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। बलबन के बारे में देख लीजिएगा कि बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा है। और बलबन का लाल महल इम्पॉर्टेंट है, लाल महल कभी कभी पूछता है कि किसने स्थापना किया था, तो बलबन ने। फिर जो है इल्तुतमिश के बारे में एक चीज़ और जाननी रखिएगा, चालीसा दल का गठन तुर्कान ए चहलगानी उसको बोलते हैं, उसका गठन जो है कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। और उसको समाप्त कौन किया था? बलबन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। बलबन जो है चालीसा दल का ख़त्म किया था। अभी नोट कर लीजिए, डिटेल्स में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत जो है काम है, जैसे कि एक इसका मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे याद रख लीजिए। दोरास खक, इसके जो मेन काम थे उसको आप लोग टॉप ऐसे याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। जैसे दो का मतलब होता है दोआब में कर वृद्धि, पहला काम इसका था दोआब में कर वृद्धि। दूसरा रा से राजधानी परिवर्तन, और सा से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और खा से खुरासान अभियान, और का से कराची अभियान। ये इसका क्रम है जो इसने कार्य किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि दोआब में इसने कर वृद्धि किया था,
राजधानी परिवर्तित किया था और जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था, और खा से खुरासान अभियान और का से कराची अभियान, ये जो है 2 युद्ध इसने जो है करना था इसको, लेकिन हो नहीं पाया था, तो ये अभियान इसने चलाया था। इतना आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप लोग जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ही जो है तुगलक वंश का संस्थापक था, और इसके द्वारा बहुत ऐसा कुछ काम नहीं किया गया था। फिरोज शाह तुगलक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी कि दीवाने खैरात किससे संबंधित है, यानी कि और दीवाने बंदगान यानी कि दासों के लिए जो है अलग से इसने व्यवस्था किया था। काफ़ी जो है दास इसके शासनकाल में थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक के काल में सबसे अधिक जो है दास थे, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा उसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? सदाशिव राम राय अच्युत राय। तो आप लोगों को पता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था या महान शासन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बाबर भी लिखा हुआ है कि बाबर के आत्मकथा में जो है लिखा गया है। अच्छा, आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा कि बाबर का आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस भाषा में लिखा गया है। और इसका ध्यान रखना है आपको कि कृष्णदेव राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मिन्हाजुद्दीन सुराज के द्वारा लिखा गया है, और ये इल्तुतमिश के काल में मिन्हाजुद्दीन सुराज था, वहाँ का दरबारी कवि कह लीजिए था। और फिर जो है अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानते हैं। अमीर खुसरो ने कई सारी रचना लिखा है, और अमीर खुसरो को ही भारत का तोता कहा जाता था या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है आशिका, और वो जो है खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कहानी है, यानी कि खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और उसके और देवल देवी राजकुमारी थी, उनके बीच की कहानी आशिका नाम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की बहुत सारी रचना है, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है तो दोबारा भी आपसे पूछ सकता है। जियाउद्दीन बर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी लगभग एक साथ के ही हैं, तो इनको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ख्वाजा वकीउल्लाह नहीं है। मैं निशान पहले लगा दिया हूँ, क्योंकि निशान लगाने में कभी कभी मुझसे गलती हो जाती थी, इसके जगह हो जाता था ऐसे, और मुझे पीडीएफ देना पड़ता था, इसलिए पहले ही लगा दिया हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसको मैं पीडीएफ आपको जो है सेंड कर दूँगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। तो निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग, ये सब किससे रिलेटेड है? चिश्ती संप्रदाय से। मोइनुद्दीन चिश्ती का आप लोग नाम जानते हैं, चिश्ती सूफी मत बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मध्यकाल में। लेकिन ख्वाजा वकीउल्लाह ये जो है नक्शबंदिया सिलसिला से संबंधित है। नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए नोट कर लीजिए इसको कि नक्शबंदिया सिलसिला से संबंधित थे ख्वाजी वकीउल्लाह। आप लोग समझते होंगे कि कितने सारे सूफी मत उस समय रहे हैं, कई सारा सिलसिला था, और उसी सिलसिला में से एक था नक्शबंदिया सिलसिला। फिर जो है निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो देखिए, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचना है, लेकिन साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। सूरदास की रचना और कौन सी है? तो सूरसागर, साहित्य लहरी। तो इतनी जो है आपको देख लेना है इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, इन सब का एक बार आप लोग चाहे गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग पहले से तैयार रहिए। वैसे भी TRE 2 में तो नहीं पूछा गया था। TRE 2 में तो आप लोग जानते हैं कि 11th और 12th का NCERT पूछा गया था, लेकिन 11th-12th के NCERT में भी आपको 12th वाले में ये सब मिल जाएंगे, तो आप लोग पहले से तैयार करके रखिए। फिर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दिल्ली में बनवाया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश का क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। बलबन ने क्या बनवाया था? तो बलबन का लाल महल। ये इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में शासनकाल था, तो दिल्ली में ही बनाया गया था इसको। जौनपुर में क्या है? तो जौनपुर में अटाला मस्जिद है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा शायद बनाया गया था इसको, देख लीजिएगा एक बार। और आगरा में तो आप लोग जानते हैं ताजमहल है, और इत्मादुद्दौला का मकबरा है, ये भी आगरा में ही है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इत्मादुद्दौला आप लोग को बता दें नूरजहाँ के पिताजी थे, यानी जहांगीर के ससुर थे, और उनका जो है मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था उनके मरने के बाद में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए चित्रकला में अगर जो देखेंगे तो जहांगीर का नाम हो जाएगा, और स्थापत्य कला में अगर जो देखेंगे तो शाहजहाँ का नाम है। तो जहांगीर मुगल चित्रकला में स्वर्णकाल उसका कहा जाता है जहांगीर के काल को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान रखिएगा मुगल चित्रकला जहांगीर के लिए, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो शाहजहाँ का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन आ भी गया, तो तुर्की में लिखा था। बाबर ने आत्मकथा अपनी तुर्की भाषा में लिखा था। अब एक क्वेश्चन और आप लोग तैयार कर लीजिए, फारसी भाषा में किसने लिखा था? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखा था, उसको फारसी भाषा में लिखा था। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था? तो इसमें जो है आपका हुमायूं जो है पराजित हुआ था चौसा की लड़ाई में। किससे पराजित हुआ था? शेरशाह से जो है पराजित हो गए थे हुमायूं। फिर जो है आप लोग जानते ही हैं कि अगला जो सब होता है कन्नौज का युद्ध होता है, उसमें भी हुमायूं पराजित होते हैं, और फिर शेरशाह शासक बनते हैं। फिर शेरशाह की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शेरशाह के जो उत्तराधिकारी रहते हैं वो शासन करते हैं, और 1555 ईस्वी तक लगभग शासन चलता है इन लोगों का। फिर मुगल काल फिर से आता है। तो ये आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा एक बार। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? इबादत खाना आप लोगों को बता दें फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में किया था। इबादत खाना का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इबादत खाना क्या है। तो इबादत खाना जहाँ पर सभी जो है धर्म संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा किया जाता था, और उनसे अकबर स्वयं जो है सुनता था उनके धर्म के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? इबादत खाना बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? तो आप लोग जानने रहिए, ये 1563 ईस्वी में। 30 से 63 और 30 से तीर्थ यात्रा, ऐसे याद कर लीजिए, ये जो है आपको याद रहेगा। 62 में क्या किया था? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था इसने, और 63 में तीर्थ यात्रा पर जो है बंद कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो लग रहा था उसको बंद कर दिया था। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया था? तो आप लोग नोट कर लीजिए, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के शासनकाल में, और जहांगीर के शासनकाल में अर्जुन सिंह को। ये जो है 2 इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इनको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए TRE 1 में कितना उपयुक्त में से कोई नहीं फंसाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग को परफेक्ट पता होगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, आप लोग गेस नहीं कर सकते हैं उसमें। आप लोगों को परफेक्ट फैक्ट पता रहना चाहिए, इसलिए फैक्ट भी तैयार करते हुए चलिए। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब। औरंगजेब 1686 और 87 में जो है मिलाया था। 1686 और 87 में जो है बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, और धीरे धीरे इसने कई सारे जो छोटे छोटे प्रांत को उसने अपने राज्य में मिला लिया था, मुगल में मिला था। उसी क्रम में औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य को अपने शासन में मिला लिया था, अपने जो है क्षेत्र में मिला लिया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से अगर जो आप देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुगल काल का और अकबर का क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, औरंगजेब का क्वेश्चन देखे हैं, शाहजहाँ का क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर टाइम है आपके पास तो रिवाइज ज़रूर कर लीजिए अच्छे से।
तो इतना जो है अगर आप कवर कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर आपका हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? तो इसका नाम उन्होंने दिया था खिजराबाद, क्योंकि उसके पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां था, और उसने इसलिए खिजराबाद जो है खिज्र खां के नाम पर रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो आप लोग जानते हैं अकबर का शासनकाल जो है पूरा लगभग फतेहपुर सीकरी में उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, फतेहपुर सीकरी के विकास में। तो उसी के पास में क्या था? सिकंदरा था, और वहाँ पर उसका मकबरा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बाबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा और शाहजहाँ का और औरंगजेब का, इन पांचों लोगों का मकबरा भी जो है नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर किसका किसका है। तो इससे ज़्यादा आसानी रहेगा आप लोगों के समझने में। हुमायूं का तो दिल्ली में है, बाबर का मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद काबुल है, काबुल इसको वापस लेकर गए थे, और जहांगीर का लाहौर है शायद, शाहजहाँ का आगरा ही हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। इसको नोट कर लीजिए, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण कहाँ आपके हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें दिया हुआ है। वैसे अगर जो मानेंगे तो शेरशाह को मान सकते हैं। शेरशाह ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था, लेकिन कहीं कहीं अकबर भी मिलता है। तो दोनों में से एक जो है, जो भी आपको ऑप्शन में देखेगा मानकर चलिएगा। एक बार डिटेल में मैं देख लूँगा, फिर करेक्ट करके बता दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है शेरशाह ने मनसबदारी प्रणाली का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों ये जो है अब शुरू हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडवल और एंशियंट वाले इसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बाकी मैं जो है कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डिटेल्स में क्विक रिवीजन एक बार फिर से करा दूँ। जब एग्ज़ाम आपका होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ बनाकर आप लोगों को डिटेल्स में करा दूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।